हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के तीनों स्टेप कंप्लीट कर चुके थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आज के वीडियो में हम यूकैरियोट के ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और उसके पहले स्टेप को यानी इनिशिएशन को। यूकैरियोटिक इनिशिएशन काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड होता है, ये हाईली रेगुलेटेड है और प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो नॉर्मल स्टेप होते हैं वो काफ़ी हद तक सेम ही होते हैं, कुछ थोड़े बड़े नाम बदल जाएंगे और कुछ नए चीज़ें इसमें जुड़ेंगी, जिससे क्या होगा, राइबोसोम सही तरीके से असेंबल करे और स्टार्ट कोडान से प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड का बनना स्टार्ट हो। प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम 70S होता था, यहाँ 80S राइबोसोम होगा। वहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर होता, यहाँ भी इनिशिएशन फैक्टर है, वहाँ सिर्फ IF लिखते हैं, वहाँ 1 2 3 था, यहाँ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो जब लिखा जाता है यूकैरियोटिक का स्मॉल ई फिर I और F, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। S किस लिए है, क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ एक और बात आ जाती है कि वहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए था वो ट्रांसक्रिप्शन से बन के तुरंत ट्रांसलेशन भी होता रहता था। यहाँ जो मैसेंजर आरएनए आता है न्यूक्लियस में बनने के बाद साइटोप्लाज्म में, उसमें एक कैप स्ट्रक्चर होता है और एक पॉली ए टेल स्ट्रक्चर होता है। ये भी ट्रांसलेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और बात है कि यहाँ इनिशिएटर, जो पहला एमिनो एसिड जुड़ेगा वो कौन होगा, मेथियोनिन। और कौन लाएगा, मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए लाता है। वहाँ क्या था, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन था। तो ये भी एक अंतर है। तो इनिशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले 80S राइबोसोम को जोड़े। वहाँ भी हम लोग देखे थे कि राइबोसोम अलग अलग होते थे, 30S और 50S। पहले 30S में सब कुछ जुड़ता था, फिर 50S आता था। वही प्रोसेस यहाँ भी होता है कि सबसे पहले 40S में सब जुड़ता है, उसके बाद 60S आके फाइनली 80S राइबोसोम बनाएगा और AUG स्टार्ट कोडान से मैसेंजर आरएनए सही एक एक करके आरएनए आएगा और जोड़ेगा। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए इसमें क्या है, मेथियोनिन है, वहाँ फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होता था। और कहाँ पे आता था सबसे पहला, पी साइट में। यहाँ भी पी साइट में आता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है इनिशिएशन में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, या ओवरऑल ट्रांसलेशन में। तो अभी तो इनिशिएशन का बात कर रहे हैं, तो उसी में डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कैसा होता था, 70S, यहाँ 80S होगा। जो पहला ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लाता तो वो क्या होता था, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन, यहाँ मेथियोनिन होगा। मैसेंजर आरएनए का रिकॉग्निशन राइबोसोम कैसे करता था, साइड डालगार्नो सीक्वेंस से। यहाँ दो तरीके से करता है, 5' कैप से और कोजैक सीक्वेंस से। वहाँ 3 इनिशिएशन फैक्टर थे, यहाँ 12 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोस्टली 4 5 या 6 इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वहाँ कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, तो सब साइटोप्लाज्म में ही होता था और दोनों कपल्ड थे। ट्रांसक्रिप्शन होता था, उसके साथ ही ट्रांसलेशन भी चलने लगता था। यहाँ सेपरेटेड है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा और प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। तो दोनों क्या है, सेपरेट है। तो इनिशिएशन के लिए क्या क्या जरूरत होगा, 40 स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, जो किससे बाइंड करता है, मैसेंजर आरएनए से और इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए से। और स्कैनिंग करेगा कि जहाँ सही AUG कोडान है वहीं ये बैठे। फिर कौन आता है, 60S लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, जो इसके साथ ज्वाइन करके 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह हर जगह इनिशिएशन लिखा होगा क्योंकि ये इनिशिएशन फेज है। फिर मैसेंजर आरएनए का जरूरत है, जो DNA का सूचना ला रहा है। इसमें क्या है, 5' पे कैप होता है 7 मेथाइल गुआनोसिन का, और एक पॉली ए टेल होता है, जो दोनों ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो कैरी करता है वो किसको कैरी करता है, मेथियोनिन को। और क्या है,
यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स, कई फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सबको देखेंगे। और यहाँ भी एनर्जी के लिए जीटीपी की आवश्यकता है। इसके 3 मेजर स्टेप होते हैं इनिशिएशन के। पहला क्या बनता है, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैसेंजर आरएनए एक्टिवेट होगा और इस 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा। फिर स्कैनिंग और स्टार्ट कोडन रिकॉग्निशन होगा। फिर 60S बाइंड करेगा। तो एक एक स्टेप को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इससे पहले एक और स्टेप होता है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए सही अपने एमिनो एसिड से जुड़ा होता है और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 से बाइंड करता है। तो ये की स्टेप क्या होगा, वहां भी आप लोग को याद है, प्रोकैरियोट में भी इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन से बाइंड करता था और क्या बनाता था, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ भी क्या होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है जो किससे बाइंड करेगा, जीटीपी से। और किससे बाइंड करेगा, मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए से। तो ये पहला स्टेप हो रहा है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। उसको होने से पहले EIF2 जीटीपी और मेथियोनिन ट्रांसफर से बाइंड करके टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये क्या इंश्योर करता है कि इनिशिएटर आरएनए कौन हो, सही आरएनए हो। कौन सा है, इसमें मेथियोनिन होता है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो जीटीपी से बाइंड करेगा, फिर किससे बाइंड करेगा, मेथियोनिन एमिनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए के पास है उससे। और चारों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। चारों कौन कौन, मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और जीटीपी, और क्या बनाएंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से पहले सबसे पहले टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता रहता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ क्या बनता है, जो 40S राइबोसोमल सब यूनिट है उससे मल्टीपल इनिशिएशन फैक्टर ऐड होते रहे। आपको प्रोकैरियोट में याद होगा, दो ही फैक्टर ऐड होते थे, इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3। तो अगर आप उसी को याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ भी क्या ऐड हो रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। लेकिन इस 1 के साथ एक और क्या है, 1A जुड़ रहा है। और 3 के बाद 4 नहीं है, क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। तो इसको एक एक समझते हैं। तो 40S सब यूनिट से कौन जुड़ रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1X। ये क्या करता है, स्टेबिलाईज करता है इसको, ओपन कन्फर्मेशन को, और प्रमोट प्रमोट करेगा किसको, स्कैनिंग को, कि सही जगह ट्रांसफर आरएनए आएगा तो AUG पे बैठे। IF3 का क्या रोल है कि 68 सब यूनिट को अभी ना बैठने दिया जाए, पहले ये सब जुड़ जाए, आरएनए जुड़ जाए, मैसेंजर आरएनए जुड़ जाए, उसके बाद 60S जुड़े, तब तक ये उस साइट को ब्लॉक करके रखेगा। फिर और कौन आ रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। ये क्या होता है, जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है, जिसका आगे हम लोग काम देखेंगे कि ये क्या करता है। अब एक तरफ मैसेंजर आरएनए यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जिसके साथ जीटीपी आएगा, जुड़ के बैठा है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और एक तरफ 40S सब यूनिट यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 1A 1 और 5 से जुड़ चुका है। अब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उसको क्या कहते हैं, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो एक यहाँ टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना, एक राइबोसोमल सब यूनिट सारे इनिशिएशन फैक्टर से बाइंड किए। अब दोनों बाइंड करके क्या बना रहा है, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ वही लिखा है कि EF यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए में टर्नरी कॉम्प्लेक्स ज्वाइन किससे कर रहा है, 40S सब यूनिट से। और बन क्या रहा है, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या क्या है, 40S पूरा राइबोसोम है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 है, 1N 1A है, 3 है,
और 5 है, सारे इसमें जुड़ चुके हैं। और क्या जुड़ा है? टर्नरी कॉम्प्लेक्स, जो क्या है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर टू जीटीपी। फिर इसमें मेथियोनिन जुड़ा है और ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन वाला। तो एक तरफ क्या हुआ कि ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन को लेके राइबोसोम के स्मॉल यूनिट से जुड़ गया और सारे इनिशिएशन फैक्टर जुड़ गए। दूसरे तरफ क्या हो रहा है? जो मैसेंजर आरएनए है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। कैसे एक्टिवेट किया जा रहा है? जब ये राइबोसोम से ज्वाइन करेगा उससे पहले इसको एक्टिव किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक कैप होता है, एक टेल होता है। एक और इनिशिएशन फैक्टर है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 है, जो किससे बाइंड करता है? 5 प्राइम कैप से। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इसके 3 सब यूनिट होते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और इसके 3 सब यूनिट है। एक है ई, एक है ए और एक है जी। तीनों के अलग अलग काम है। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F जो है इसके 3 सब यूनिट है। तीनों के अलग अलग काम है। क्या काम है? ई जो होता है वो कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, ये कैप से जुड़ता है और रिकॉग्नाइज करता है किसको? कैप को। कैप क्या होता है? 7 मेथाइल गुआनोसिन होता है। कभी कैप आगे वीडियो में हम लोग कैपिंग पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि कैप का क्या स्ट्रक्चर है। 4A क्या करता है? ये आरएनए हेलिकेज का काम करता है। ये आरएनए को क्या करता है? अनवाइंड, खोलता है। कहाँ? कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर 5 प्राइम यूटीआर में होते हैं उसको ओपन करता है, जिससे आगे ये स्मूथली काम कर सके। और जी का क्या है? ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है। ये दो चीजों को आपस में जोड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये किसको किसको जुड़ता है। तो जो कैप होता है उसमें तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F जुड़ चुका है, जिसके जीई और ए पार्ट है। और जो टेल होता है उसमें कौन जुड़ता है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। तो एक तरफ पूंछ में पॉली ए बाइंडिंग जुड़ा है और एक तरफ हेड में इतने सारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 के जुड़े 4G जुड़ा हुआ है। ये जो 4G है वो किससे इंटरेक्ट करता है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन से। इसका इससे काफी अच्छा संबंध है। तो ये क्या करता है? कहता है मेरे पास आ जाओ। एक एनडीए है, एक एनडीए है। तो ये इसके पास जाएगा तो क्या होता है? ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम में ये सब टोपी पे बैठा था और ये इसको बुला रहा है। तो ये क्या करता है? ये ऐसे घूम के इसके पास आ जाता है और मैसेंजर आरएनए क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके सर्कुलर होने से ट्रांसलेशन बढ़िया तरीके से हो सकता है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाता है मैसेंजर आरएनए का, और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो जो ये EI4G है यही किससे बाइंड करता है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन से। जैसे मैसेंजर आरएनए स्ट्रेट था, ये क्या हो गया? एक सर्कल जैसा बन गया और ये दोनों सिरा एक दूसरे को जोड़ दिया। जैसे कोई रस्सी हो तो उसके दोनों सिरे में कुछ चिपका दे और दोनों को एक साथ जोड़े तो क्या होगा? वो एक सर्कुलर गोल बन जाएगा। इसी में कौन रिक्रूटमेंट होता है? 43S कॉम्प्लेक्स, जो पहले से 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो पहले से बन के बैठा था, जिसमें क्या क्या था? ट्रांसफर आरएनए था एमिनो एसिड मेथियोनिन को लेके, सारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 1A, 3, I5 जितने भी थे वो सब क्या होते हैं? इससे जुड़ जाते हैं। और यहाँ एक खास बात है कि इसके जुड़ने में कौन मदद करता है? इनिशिएशन फैक्टर F3 जो 40S में होगा वो किससे जुड़ता है? इलोंगेशन, अरे सॉरी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G से। तो 4G पॉलीमरेज बाइंडिंग को भी मदद कर रहा है और इनिशिएशन फैक्टर 3 से भी मदद कर रहा है, जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ गए। और जब सारे जुड़ जाते हैं उसको क्या करते हैं? पहले 43S था, अब 48S हो गया। अब फिर से देखते हैं 48S में क्या क्या है। मैसेंजर आरएनए आ गया, 40S राइबोसोम है, इनिशिएशन फैक्टर 1, 1A, 3 और 5 है। इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2 जो मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा है। इनिशिएशन फैक्टर 4F है जिसके 3 पार्ट है, जी, ई और
ए, और इधर कौन जुड़ा है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। तो इतने सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, 40S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब इतना सारा बन जाता है उसके बाद क्या शुरू होता है, स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब ढूंढा जाता है किसको, स्टार्ट कोडान को। तो 48S जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, मूव करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। कहाँ, किसको ढूंढे, AUG को। जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 है, वो क्या काम करता है, हेलिकेस का। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है कि हेलिकेस का काम करो, इनिशिएशन फैक्टर 4B। और ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को खोलता है, अनवाइंड करता है उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, जिससे कैनिंग हो सके। और इस प्रोसेस में ये बेबी एक एटीपी का यूज होता है। तो स्टार्ट कोडन आइडेंटिफाई किसके मदद से होता है, कोजैक सीक्वेंस की वजह से, जो क्या है, ये वाला सीक्वेंस कोजैक सीक्वेंस है। और फिर क्या होता है, AUG जो कोडान है उससे कि कौन जुड़ जाता है, मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडान, UAC। अब क्या हो गया, ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन को लेके सही कोडान पे बैठ जाता है। अब क्या हुआ, ट्रांसफर आरएनए, सारे इनिशिएशन फैक्टर जुड़े हुए हैं और ट्रांसफर आरएनए सही कोडान पे बैठ जाता है। इससे क्या होता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और क्या है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। ये सब कौन कर रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 क्या करता है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस को ट्रिगर करता है, किस पे, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 पे। जिससे क्या होता है, आपको याद है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी ही ट्रांसफर आरएनए को लाया था। तो ये रिलीज हो जाता है, और क्या होता है, ये आरएनए स्टेबलाइज हो जाता है किस साइट पे, पी साइट, हमेशा पहला पी साइट में आता है। तो कॉम्प्लेक्स अब सही जगह पे स्टार्ट कोडान पे बैठ चुका है। इसके बाद किसको ज्वाइन करना है, 60S राइबोसोमल आरएनए को। जब ये फिक्स होगा उसके बाद कौन आएगा, 60S राइबोसोमल आरएनए। और 60S आने पे क्या बन जाता है, 80S कॉम्प्लेक्स। अभी इनिशिएशन चल रहा है तो इसको 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स करेंगे। और मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए कहाँ पोजीशन है, पी साइट पे है। और ये IF2 जीडीपी अलग हो चुका होता है। और ये साइट क्या है, एम्प्टी है, कि जो दूसरा आएगा वो बैठ सकता है। इसके बाद क्या होता है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस किसमें होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। इसको हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे होता है। जब ये सारे ट्रांसफर आरएनए सही तरह से बैठ जाता है और दूसरे इनिशिएशन फैक्टर अब भी जुड़े होते हैं, तो एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर आता है जिसका क्या नाम है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, जो एक जीटीपेस होता है। मतलब इसके पास जीटीपी होता है, एनर्जी होता है। ये आके क्या करता है, इससे बाइंड करता है, प्रमोट क्या करता है कि 60S इससे आके जुड़ जाए। तो अच्छा होता है, तो किससे क्या होगा, 60S आके जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन क्या होगा, 80S का। साथ साथ क्या होता है, इसके जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी लॉस होता है। और जिससे ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन 5B रिलीज हो जाता है। वो इसका काम क्या था, इसको लाना, ले आया, फिर खुद एनर्जी लॉस करके ऊर्जा दे दिया, खुद चला गया। और इसके साथ और कौन जाता है, जो बाकी दूसरे इनिशिएशन फैक्टर है वो भी चले जाते हैं। तो 60S लाने का काम किसका होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B का। तो अब 80S कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इनिशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने का, जो बन चुका है। अब एक बार देख रहे थे इसमें कितना ऊर्जा लगा, कहाँ लगा। तो सबसे पहले टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में EF2 जब आया तब एक जीटीपी का यूज होता है, इसके लिए इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए के बाइंडिंग के लिए। फिर हम लोग देखें जब स्कैनिंग होता है, मैसेंजर आरएनए खुलता है हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से, तब भी एक एटीपी का यूज होता है। अभी हम लोग देखें कि 68 सब यूनिट ज्वाइन हो रहा था, तो एक जीटीपी का यूज हुआ, कौन किया, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। और एक और चीज होता है, जो ये इनिशिएशन फैक्टर IF2B है, जो ट्रांसफर आरएनए लगता है, इसका भी रिसाइकलिंग होता है। वैसे ही होता है जैसे प्रोकैरियोट में होता था, उसमें भी एक जीटीपी यूज होता है। तो अब इसका समरी देख देखते हैं कि पहले से क्या क्या, पहले कौन कॉम्प्लेक्स बना था, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बना, 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और फाइनली 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किससे बना था, 40S
और इनिशिएशन फैक्टर 1, 1A, 3 और 5 से। और कौन दिया था? टर्नरी कॉम्प्लेक्स, जिनमें इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी मेथायोनिन ट्रांसफर आरएनए को ले आया था। ये क्या था? प्रिपेयर फेज था मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग के। उसके बाद 40S प्री इनिशिएशन कम बना, जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ गया? मैसेंजर आरएनए से। और इसको जोड़ने में मदद कौन किया? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F, जिसके 3 पार्ट होते थे, ए, ई और जी। और साथ में टेल में कौन था? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, जो इससे जुड़ के उसको सर्कुलर किया। इसके बाद ही स्कैनिंग चालू होता है। और फाइनली हम लोग क्या देखे कि 60S किससे जुड़ जाएगा? ये पूरे 48 कॉम्प्लेक्स से। और इसमें कौन मदद किया था? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। और ये जीटीपी यूज करता है, और इसका एक जीटीपी चला जाएगा, फिर ये भी रिलीज हो जाएगा और सारे फैक्टर रिलीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें मेजर 6 स्टेप है। एग्जाम के लिए ऐसे याद किया जा सकता है, जो काफी आसान होगा। पहले क्या बना? टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना। IF2 जुड़ा था मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए से, जीटीपी यूज हो गया। फिर 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का असेंबली हुआ। 4 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर किससे जुड़े? 40S राइबोसोम से। दूसरी तरफ मैसेंजर आरएनए का एक्टिवेशन हुआ, कैसे? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, 4A और 4G, इसको एक साथ बाइंड किया। और कौन बाइंड किया? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, जिससे क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए सर्कुलर हुआ। फिर 40S कॉम्प्लेक्स कब हुआ? जब पूरा 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा? मैसेंजर आरएनए से, जहां स्कैनिंग स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कोडन रिकॉग्निशन में कौन मदद करता है? 1, 1A, 2 और 5। ये जीटीपी एलोलिस करेगा और आरएनए को सही जगह आएगा। और 60S ज्वाइनिंग में कौन मदद करता है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B जीटीपी। और उससे क्या बना? 80S राइबोसोम, जिसमें अब इलोंगेशन स्टार्ट होगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है? कि एक्यूरेट इनिशिएशन हो और सही तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस हो, वेल रेगुलेटेड। अगर इनमें से किसी इनिशिएशन फैक्टर में गड़बड़ी होता है तो कुछ डिजीज हो सकते हैं, जैसे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B में अगर म्यूटेशन हो, ये सही ना बने, तो एक बीमारी होता है जिसे क्या कहते हैं? वैनिसी व्हाइट मैटर डिसीज। इसी तरह कैंसर हो सकता है और ग्रोथ डिसऑर्डर हो सकता है इनके डिसफंक्शन से। तो आज यही लेक्चर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलॉन्गेशन स्टेप को देखेंगे। तो जो भी वीडियो देख रहे हो वो जरूर बताएं उनको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो वो भी क्वेश्चन पूछे कमेंट पे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिनको नहीं पता इस चैनल के बारे में, उनको भी बताएं कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।